हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करें ताकि पता लगे कितने बच्चे मैदान छोड़कर जा चुके हैं और कितने बच्चे लगभग 3-4 महीने से हमारे साथ अभी भी कक्षाओं का आनंद उठा रहे हैं। सेल वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसके अंदर एक लेक्चर आई थिंक हुआ था हमारा, और बायोलॉजी के अंदर हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है। इसी सीरीज के अंदर सेल वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोशिश करेंगे अगर आज वाली कक्षा में कंप्लीट हो गया तो, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा एक कक्षा और लगेगी और हमारा सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सेल वाला चैप्टर जो हमारा आज का रहेगा, इसके अंदर हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ मैं। पिछली कक्षा के अंदर हमने क्या किया था, सेल का इंट्रोडक्शन किया था हमने। इंट्रोडक्शन का मतलब है हमने टाइप्स किया था और सेल की टाइप्स के आधार पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके प्रकार हमने किए थे। आज वो जो सेल होती है उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, यानी प्रॉपरली सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनेल्स का मतलब है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सारे के सारे भाग जितने भी होते हैं इन सब का हम अध्ययन करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास भाग कुछ होंगे, तो जितना भी होगा आज की कक्षा के अंदर पहले करेंगे। ठीक है। कोशिश हमारी यही थी कि हम लाइव क्लास ही लेते, बट नेटवर्क इशू के कारण हम रिकॉर्डेड क्लास ही आपकी चलेंगी। देखिए, सेल जो होती है, एक तो हमारा मुद्दा आता है यहाँ पे सेल के बारे में कि 2 टाइप की सेल यानी कोशिका होती है। एक प्लांट के अंदर होती है, एक एनिमल्स के अंदर होती है। एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका हमारी होती है। ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो डिफरेंस होगा ना इन दोनों कोशिकाओं के बीच में, वो मैं आपको उस पार्ट के साथ ही बता दूंगा। क्योंकि मेन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों टाइप्स के अंदर, मेन डिफरेंस होता है कि कौन सा पार्ट कौन सी सेल में होता है, कौन सा नहीं होता है। यानी प्लांट सेल में कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट होता है, या एनिमल सेल के अंदर कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट होता है, या कुछ नाम होते हैं अलग अलग पार्ट्स के। वो सब उन्हीं के साथ बता दूंगा आपको। अलग से आपको यहाँ पे लाइन लगा के डिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से कवर हो जाएगा, समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आइए ऑर्गेनेल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आज हमारा जो शुरुआत होगी वो होगी सेल के ऑर्गेनेल्स से। ठीक है। यानी कोशिका के जो अंग हैं विभिन्न, जिनसे मिल करके हमारी कोशिका यानी सेल बनी हुई है, उन्हीं का आज अध्ययन किया जाएगा। चलिए, फर्स्ट वन जो पार्ट होता है सेल के अंदर, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख भी रहा है, संपूर्ण डायग्राम मैंने आपको शो किया है ताकि आपको अलग अलग से पता भी लग जाए। इसका आप अगर क्लियरली आप अध्ययन कर पा रहे तो ठीक है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से बैठ के इसको अध्ययन कीजिएगा। ठीक है। सबसे बाहर जो लेयर होती है कोशिका के अंदर, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जिसको हम कहते हैं, यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जिसको कहा जाता है। ठीक है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये सबसे बाहरी लेयर होती है हमारी सेल के अंदर। इसका अध्ययन करेंगे। अभी जस्ट पहले आपको नेम्स बता देता हूँ मैं। सेकंड वन एक और पार्ट होता है हमारा सेल का, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है। ठीक है। यानी कोशिका झिल्ली जिसको हम कहते हैं, कोशिका झिल्ली जिसको कहा जाता है, ये सेकंड पार्ट होता है जो हमारा होता है सेल के अंदर ही। थर्ड वन होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बोला जाए जिसको जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। ठीक है। 3 भाग मुख्य रूप से हो गए। ये सबसे बाहर वाली दीवार जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, इसका अध्ययन करेंगे। उसके अंदर एक और लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, ये सिर्फ आपके एनिमल्स के अंदर होती है। इसके अलावा इस मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड भरा हुआ है, यानी इस सेल के अंदर जितना भी लिक्विड भरा हुआ है, उस सभी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यानी जीव द्रव्य। अभी जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना सेल के अंदर, ये फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है। एक तो होता है जिसको हम बोल देंगे न्यूक्लियस, या कहा जा सकता है केंद्रक, एंड सेकंड वन जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, या इसी को कहा जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी हमारी सेल के अंदर जितने भी आपका लिक्विड भरा हुआ है उसको प्रोटोप्लाज्म मैंने बोला। अब उसको हम 2 भाग होते हैं उसके अंदर। उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है लगभग, और एक सेंटर के अलावा न्यूक्लियस के अलावा जितना भी लिक्विड भरा हुआ है
उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसका मतलब कि साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म का ही एक भाग है, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म जो होता है ना, कोशिका द्रव्य, इसके अंदर काफ़ी सारे भाग होते हैं सेल के अंदर। अब इन सभी भागों को पहले नाम आपको बता देता हूँ, उसके बाद उनका अध्ययन किया जाएगा एक एक करके, ठीक है। सो फर्स्ट वन, जिसको आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेकंड वन, राइबोसोम्स। थर्ड वन, लाइसोसोम्स। एंड नेक्स्ट वन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन लाइसोसोम हो गया, तो राइबोसोम लिख लीजिए, राइबोसोम। नेक्स्ट वन वैक्यूल्स। नेक्स्ट वन सेंट्रियोल्स। एंड द लास्ट वन इज प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड। एक गोल्जी बॉडी शायद रह गया, वो लिख लीजिए, गोल्जी बॉडी। कुल मिला के हमारे पास 9 पार्ट्स ये हो गए, और इसके अलावा 10, 11, 12 लगभग 10 से 12 भाग हैं जिनका हमें अध्ययन करना है अभी एक एक करके। ये जस्ट आपको मैंने नाम बताए हैं जिन सब का हम अध्ययन करेंगे इस सेल वाले चैप्टर के अंदर, और एग्जाम्स के अंदर यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। अभी आप सोचोगे सर डीएनए आरएनए वगैरह, वो भी तो सर सेल के अंदर ही होते हैं, सो उनका भी अध्ययन किया जाएगा। मोस्टली डीएनए आरएनए क्रोमोसोम्स के बारे में जो अध्ययन होगा आपका, वो हम न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद फिर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और इरेज करके फर्स्ट पार्ट हमारा जो सेल वॉल है, यहाँ से हम इसको करना शुरू करते हैं। चलिए इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। दो हमारे फर्स्ट 2 पार्ट्स सेल के जो हैं, कोशिका के पहले 2 भाग जो हैं, पहले इनका हम अध्ययन कर लेते हैं। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बता दूंगा मैं। फर्स्ट वन पार्ट हमारा सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो होता है, ये क्या होता है, सबसे आउटर पार्ट होता है। किसी भी सेल का सबसे आउटर पार्ट होता है, यानी किसी भी कोशिका का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो सेल वॉल, कोशिका भित्ति ही होती है। और सेल वॉल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, यानी पादप कोशिकाएं जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अंदर होता है, ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बताइए प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण, जो बाहरी झिल्ली, जो बाहरी परत होती है, उसका नाम सेल वॉल, ठीक है। सबसे बाहरी भाग हो गया, प्लांट सेल के अंदर हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा चांस है ना यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के, वो पूछते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो वो आप याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, उन्होंने ही सेल वॉल की भी डिस्कवरी किया था। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है, बट जितना हुआ होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब सेल वॉल जो है ना, ये मेड ऑफ, बनी किस चीज़ की होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम के अंदर या तो डिस्कवरर पूछ लेता है, या ये पूछ लेता है कि वो बनी किस चीज़ से हुई है, या उसका कार्य पूछ लेता है, ठीक है। तो डिस्कवरर हमने नाम लिख दिया, अब बनी किस चीज़ से होती है, सो याद रखें सेलुलोज, सेलुलोज से बनी होती है। और सेलुलोज क्या होता है आप जानते हैं, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसी से बनी होती है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि हमारे अर्थ के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स, अब जैसा कि जिक्र आ गया तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो एग्जाम में आया था कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा किस रूप में पाया जाता है। सो याद रखिएगा सेलुलोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए एक मेन कंपोनेंट होता है, सो वो इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा किस रूप में पाया जाता है, सेलुलोज की फॉर्म में, उसी से बनी होती है हमारी सेल वॉल, ठीक है। चलिए, अब जो प्लांट सेल है उसकी सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो सेल वॉल होता है। इसी प्रकार से अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी आपको बता देता हूँ, इंसेक्ट जो कीट होते हैं ना, इंसेक्ट, उनका जो आउटर लेयर होती है, बाहरी आवरण होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, वो आपको याद रखना है। वो बना होता है काइटिन का, ठीक है। तो इंसेक्ट के अंदर जो बाहरी आवरण होता है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है, काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट्स का ही रूप होता है,
ठीक है। काइटिन क्या है? काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक रूप होता है। क्लियर रखिएगा इस बात को, 2 से 3 बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। अब कार्य देख लेते हैं। सेल वॉल जो है इसका वर्क क्या होता है, कार्य। सो सेल वॉल जो है ये प्लांट को जो है प्रोटेक्शन प्रदान करती है, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो वो कौन करता है? सेल वॉल ही करती है प्लांट सेल को सुरक्षा या प्लांट को सुरक्षा। एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए सेल वॉल जो होता है वो प्लांट के अंदर लिविंग पार्ट है या डेड पार्ट है, ठीक है। सो कमेंट करो जल्दी से, कौन कौन बच्चा इसका जवाब दे सकता है। जो बच्चा जवाब दे सकता है जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दो, अदरवाइज मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है याद रखिएगा प्लांट का डेड पार्ट होता है, मृत भाग ये होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आइए अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, फर्स्ट वन थिंग इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी, इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसकी डिस्कवरी की थी, बड़ा बेहतरीन नाम है, कार्ल नाइगेली। कार्ल नाइगेली, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एंड दिस वन इज मेड फ्रॉम, बनी किससे होती है ये? तो ये बनी होती है आपकी फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स प्लस थोड़ा बहुत प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन इससे बनी होती है, इसकी संरचना होती है। हिंदी और इंग्लिश में नाम यही लिखा जाएगा, फॉस्फोलिपिड का भी और प्रोटीन का भी यही लिखा जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। सो नेक्स्ट वन, सेल मेम्ब्रेन जो है इसका वर्क, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज वर्क, कार्य। कार्य क्या होता है? सो इसका कार्य होता है वैसे आदान प्रदान करना, यानी कोशिका के अंदर जो वस्तुएं नहीं चाहिए उसको बाहर निकालना और कोशिका को जो चीज़ें चाहिए उसको बाहर से कोशिका के अंदर लेकर के आना, ये होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये प्लांट सेल में तो होती ही होती है, इसके साथ साथ एनिमल जंतु कोशिका के अंदर भी होती है, एनिमल सेल के अंदर भी होती है। सो एग्जाम में पूछे एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहरी लेयर या आवरण कौन सा होता है, तो आप बताएंगे सेल मेम्ब्रेन। एंड प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहरी पूछे तो सेल वॉल। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ये सेल मेम्ब्रेन और उससे जुड़ी कुछ बातें थी जो आपको याद रखना था एग्जाम के लिए। इसके बाद अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, और सेल के अंदर जो सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है, जो आज तक अप्रोक्सीमेटली 85% क्वेश्चंस जहाँ से बने हैं उसको हम एक बार डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिसका नाम है न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको हम बोलेंगे। चलिए इसको एक बार मैं अरेंज कर देता हूँ। चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा, इसी का अध्ययन करना हम शुरू करते हैं, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, यानी केंद्रक भी जिसको कहा जाता है, या नाभिक भी आप बोल सकते हो, बट ज़्यादातर केंद्रक शब्द ही हमारा यूज होता है। न्यूक्लियस जो है फर्स्ट वन थिंग और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हमारी कि डिस्कवर किसने किया था इसको। सो डिस्कवरी इसकी किया था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस जो होता है ये किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। ओके, सबसे बड़ा भाग होता है। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा भाग कौन होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, कमेंट करके बताना। इसी को, न्यूक्लियस को ही ब्रेन या मैनेजर ऑफ सेल कहा जाता है। ब्रेन या मैनेजर ऑफ सेल, यानी कोशिका का मस्तिष्क या मैनेजर इसी को कहा जाता है। और जैसे कि मतलब सबसे बड़ा भाग भी यही होता है। चलिए, तो थे इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। अब मेन चीज़ें डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। एक्चुअली में न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, दो होते हैं इसके अंदर। एक DNA जिसका नाम आपने सुना होगा काफ़ी बार, एक RNA भी आपने सुना होगा। ओके, DNA जिसकी फुल फॉर्म होती है
डीऑक्सी राइबो एंड न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड दिस वन राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डीएनए जो होता है इसके बारे में याद रखना, ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब है कि पेरेंट्स से गुणों को ट्रांसफ़र करता है प्रोजेनी के अंदर यानी संतान के अंदर, ठीक है। माता पिता से बच्चों के अंदर उन्हीं के गुण, उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, इसी को कहते हैं जेनेटिक। जनरली हम मानते हैं कि आरएनए जो होता है ये भी जेनेटिक मटेरियल है, बट एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था आपका यूपीएससी के अंदर कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, तो याद रखिएगा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ डीएनए जो होता है वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब डीएनए जो है ना, इसकी थोड़ी कंपोजिशन हम देख लेते हैं। कंपोजिशन यानी इसकी संरचना पढ़ लेते हैं कि डीएनए जो है वो स्वयं किन किन प्रकार की चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है वो सब, ठीक है। तो कंपोजिशन शुरुआत करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कि जनरली आपका पीसीएस एग्जाम तक रेलवे के अंदर अगर कोशिश किया गया कि एक पेपर अच्छा से बनाया जाएगा, अच्छे से का मतलब अच्छा लेवल रखा जाएगा, या एसएससी के अंदर तो जनरली आ ही जाता है क्वेश्चन, वो आपको बता देता हूँ पहले। तो देखिए डीएनए जो है ना, जैसा कि मैंने बताया आपको न्यूक्लियस हम पढ़ रहे हैं, तो डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स एक चीज़ आप याद रखिएगा कि डीएनए जो है ना न्यूक्लियस के अलावा भी होता है, सेल के अंदर वो कहाँ पे होता है। सो याद रखें, एक आगे आपको पार्ट में पढ़ाऊँगा जिसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अभी कुछ देर बाद आपको पढ़ाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। सो ये हम अध्ययन करेंगे थोड़ी देर में। आरएनए के बारे में भी यही बात पूछ सकता है, आरएनए के बारे में पूछ सकता है आरएनए आपका न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पाया जाता है। सो आप बता देंगे ये आपका पाया जा सकता है साइटोप्लाज्म, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, जिसको हमने नाम दिया था कोशिका द्रव्य, वहाँ पे पाया जा सकता है। सो अभी कुछ बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिनको ये शक है ना कि सर हमसे कंपटीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। सो बेटा अगर आपको श्योर करना, चलो इस क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। देखो ना तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, बट अगर इसका जवाब आपको नहीं आया तो आपको मेहनत की आवश्यकता है अभी। अगर आरएनए जो है मैं इसको बोल दूं कि साइटोप्लाज्म की जगह पे प्रोटोप्लाज्म में अगर मैं बोल दूं कि पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता, सो आपका जवाब क्या होगा, हाँ होगा या ना होगा? थोड़ा सा सोचना और जवाब देना। खैर छोड़िए अब उसको, आप सोचना और कमेंट करके जवाब देना। चलिए अब दोबारा से आते हैं इसी पे। अब डीएनए की कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है। डीएनए इसकी कंपोजिशन देखते हैं। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा हो ऊपर, बट डीएनए लिखा हुआ है, कोशिश करना देखने की। डीएनए जो है ना, ये दो तीन वैसे चीज़ें होती हैं। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, बेस यानी क्षार, एसिड बेस में से बेस होता है ना, तो नाइट्रोजन वाला बेस, नाइट्रोजनस बेस का मतलब नाइट्रोजन युक्त क्षार, एंड शुगर, इसके अलावा शुगर, शर्करा, एंड थर्ड वन चीज होती है एसिड, अम्ल, यानी बेस होते हैं, एसिड होते हैं और शर्करा होती है। इन तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है। चलिए इतना हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा, सब तीन चीज़ों से मिलकर बनता क्या होगा सर, ये तो आसान चीज़ हमें तो आती पहले से। असली बात तो ये सर, ये बताओ कि कौन से बेस, कौन सी शुगर और कौन सा एसिड। एग्जाम में तो वहाँ से पूछेगा सर, हमें भी पता है, इतना आसान नहीं पूछेगा। चलो वो पूछ लो भाई। लिखो, नाइट्रोजनस बेस 4 होते हैं, ठीक है। एक एडेनिन, एडेनिन, और ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है किसके साथ, थाइमिन के साथ, थाइमिन के साथ। दो तो बेस ये हो गए जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसके अलावा ग्वानिन, ग्वानिन, और ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है साइटोसिन के साथ, साइटोसिन के साथ। दैट्स इट, 4 बेस होते हैं बेटा डीएनए के अंदर। शुगर, शर्करा कौन सी होती है? शर्करा होती है पेंटोज शर्करा। पेंटोज का मतलब जिसके अंदर कार्बन के 5
5 एटम्स होते हैं। एसिड कौन सा होता है? एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड, बोले तो H3PO4 जिसको हम बोलेंगे। ये कुल मिला के सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो डीएनए के अंदर होती हैं। वैसे अगर थोड़ा सा और लेवल बढ़ाना चाहो तो ये भी पूछा जा सकता है, अगर पीसीएस ही स्पेशल देना है तो एडेनिन और थाइमिन को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्यूरिन, और इनको क्या बोला जाता है? दोनों को पिरीमिडिन, ठीक है, प्यूरिन और पिरीमिडिन, बट नॉट नेसेसरी फॉर एसएससी वगैरह। एसएससी के लिए सफिशिएंट है जितना मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे काम आपका चल जाएगा, ठीक है। अब बात आ गई आरएनए के अंदर। डीएनए के लिए मैंने आपको बता दिया जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कंपोजिशन बता दिया। अब आरएनए में क्या होता है? देखो आरएनए के अंदर सारी कंपोजिशन सेम होती है, दैट्स बस इस थाइमिन जो है ना, ये थाइमिन, इसकी जगह पे क्या आ जाता है? इसकी जगह पे एक बेस होता है यूरेसिल, ये आ जाता है, दैट्स इट। और सारी कंपोजिशन सेम है आरएनए की, दैट्स इट। क्या होता है? बस थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। इतना ही डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के अंदर। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए, क्लियर हो गई होंगी। काश मैं आपकी आवाज़ सुन सकता, बट बड़े लंबे समय से एक बांध के रख दिया हमें, ना तो आप मुझे सुन सकते ना मैं आपको सुन सकता हूँ, ठीक है। एक एहसास कर सकते हो कि मास्टर जी खड़े हैं सामने बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान आपको देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कमी नहीं छोड़नी हमें किसी प्रकार की। आरएनए जो होता है ना 10 टाइप का होता है। आरएनए की कंपोजिशन तो मैंने बता दी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है mRNA, एक होता है rRNA, एंड थर्ड वन होता है tRNA। फुल फॉर्म क्या होती है? आप कहोगे सर फुल फॉर्म भी बता दो, फिर इतना बता दिया जब, तो बेटा सुन लो फुल फॉर्म क्या होती है। M का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, इस rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और T का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। लिख भी सकते हो आप मैसेंजर आरएनए का कार्य क्या होता है? ये मैसेज लेकर आता है कि हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर किस पार्ट को कितना प्रोटीन चाहिए, ये मैसेज लेकर आता है। किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास जाएगा, जहाँ प्रोटीन बनेगा। सो मैसेज लेकर के आ गया कि सेल के अंदर इस भाग को इतना प्रोटीन चाहिए। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम का शब्द जहाँ भी आ गया इसका मतलब वहाँ प्रोटीन बनेगा। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करवाता है? प्रोटीन तैयार करवाता है। जितना भी ये मैसेज लेकर के आया उतना ही प्रोटीन तैयार हो गया। अब ये तैयार हुआ प्रोटीन को ट्रांसफर यानी भेजता कौन है कि भाई किसको कितना प्रोटीन चाहिए था, उसको कौन भेजता है? उसको भेजता है टीआरएन। ट्रांसफर का मतलब भेजना कहीं पे, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स होती हैं आरएनए की, इनको भी आप साथ में ही क्लियर रखिएगा। सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और बच्चे अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो तो रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास कहीं पे आपके जाने नहीं वाली, लाइव तो है नहीं कि निकल गई तो निकल गई। दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो, फिर भी प्रॉब्लम आए कमेंट करते रहा करो, ताकि मुझे भी लगे कि इंटरेस्ट आ रहा है आपको ही पढ़ने में, ठीक है। बाकी कुछ बच्चों के कमेंट्स अभी आए, सर कंटिन्यू रखो। कोशिश पूरी है भाई कि कंटिन्यू रखूँ मैं। देखो बिल्कुल रोज़ तो क्लास नहीं ले सकता, बट वीक में 3 क्लास के आसपास कोशिश रखी जाएगी कि लगा दी जाए आपकी, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इरेज कर दूं, क्योंकि डीएनए आरएनए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके ऊपर और भी चर्चा मुझे करनी है, ठीक है। लगभग 10 मिनट और लूँगा, डीएनए आरएनए के ऊपर है। चलिए, इसको इरेज कर देते हैं फिर हम। चलिए कंटिन्यू करते हैं उसी को जो डीएनए हमारा चल रहा था। सो अभी बारी है ये लिखने की कि डिस्कवरी किसने की थी। किसकी डिस्कवरी, किसकी खोज? डीएनए एंड आरएनए बोथ। तो दोनों की डिस्कवरी किया था फ्रेडरिक माइजर ने डिस्कवर किया था डीएनए को भी और आरएनए को भी। बट डीएनए जो है ना वो दोहरी संरचना में पाया जाता है, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। वो किसने दिया था, यानी किसने बताया था कि डीएनए जो होता है वो हमारा डबल संरचना में पाया जाता है? ये बताया था हमें वॉटसन एंड क्रिक ने। ज़्यादातर अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है ना क्वेश्चन, तो हमारे लिए एक दुविधा होती है कि
डीएनए की खोज अगर कोई भी पूछता है तो बहुत सारे बुक्स के अंदर मैंने देखा भी है, वहाँ पे आंसर आपको वाटसन एंड क्रिक दिया होता है। बट याद रखिएगा, डिस्कवर तो फ्रेडरिक माइजर ने ही किया था इन दोनों को, बट इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि दोहरी संरचना के रूप में जो होता है, ये किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। चलिए, अब एक हिस्टोन प्रोटीन का जिक्र किया था पिछली कक्षा में, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए उसी का इंपॉर्टेंट यूज शुरू हो गया है, वो देखिए किस प्रकार से। सो हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, ये क्या करता है, ये डीएनए जो हमारा था इसको बांध के रखता है, डीएनए को बांध के रखता है। और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के मिलने से जो संरचना बनती है उसको कहा जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी बोला जाए तो गुणसूत्र, गुणसूत्र जिसको हम कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र जो होता है ये भी डबल दोहरी संरचना में ही पाया जाता है। और इसका जो क्रोमोसोम है, इसका हाफ पार्ट जो होता है ना, हाफ पार्ट, आधा भाग जो होता है, जैसे कि 2 भाग हैं तो इसका आधा भाग जो होता है ना, उसको क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है उसको। चलिए, तो दोबारा से आ जाओ क्रोमोसोम पे। अब क्रोमोसोम जो है इसको डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवर किया था बेंडन ने, बेंडन ने इनको डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये किया था इन्होंने एनिमल्स के अंदर। बट अगर बात की जाए प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर किसने डिस्कवर किया? सो वो किया था कार्ल विलहेल्म। कार्ल विलहेल्म ने प्लांट्स के अंदर डिस्कवर किया था। बेंडन ने जब डिस्कवर किया था वो किया था 1846 में, और कार्ल विलहेल्म ने किया था 1842 में, जो प्लांट्स के अंदर किया था। बट पहली बार इसका नेमिंग, इसका नामकरण जो किया था वो किसने किया था? तो पहली बार नामकरण किया था वाल्डेयर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिस्कवर किसने किया था, तब भी वाल्डेयर लगाया जा सकता है। एंड इसके अलावा एक और भी नामकरण के साथ जो जिसका नाम जुड़ा हुआ है वो पुरकुंजे। तो पुरकुंजे जो हैं इनका भी नाम जुड़ा हुआ है इनके नामकरण से। सो अगर आपसे पूछे क्रोमोसोम नाम किसने दिया, तो इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा। डिस्कवर किसने किया, तो प्राइमरी तो बेनेडन ने किया था, बट प्लांट के अंदर अलग से पूछ लिया जाए तो विल्हेल्म बता सकते हो आप, ठीक है। बट ज़्यादातर आपको या तो बेनेडन मिलेगा या वाल्डेयर, इन दोनों में से ही कोई ना कोई मिलेगा। अब अलग अलग नाम क्यों मिलते हैं वो मैं आपको बता चुका। अब आपको एग्जाम में कॉमन सेंस लगानी है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया। क्रोमोसोम्स जो होता है काफ़ी जोड़ों के अंदर होता है। जो 2 प्रकार की मैंने आपको सेल बताई थी उनमें एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक मैंने आपको बताया था। प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल होता है क्रोमोसोम, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो कि एनिमल्स और प्लांट जिसको हम पढ़ रहे हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम्स कई जोड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। सिंगल नहीं होते, कई जोड़ों में होते हैं। सो अगर बात की जाए ह्यूमन यानी हमारी ही, तो हमारे अंदर कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े, 23 पेयर्स होते हैं हमारे अंदर, किसके? क्रोमोसोम्स के, ठीक है। और अगर अब बात की जाए इसके अलावा, सो गाइज याद रखिएगा, एक जैसे वीट है, वीट के अंदर 21 जोड़े होते हैं। पी है मटर के अंदर याद रखना 7 जोड़े होते हैं। टोमेटो है टमाटर के अंदर 12 जोड़े होते हैं। पोटैटो है आलू के अंदर 18 जोड़े होते हैं, ठीक है। मस्कीटो, मच्छर वगैरह, मस्कीटो के अंदर 6 जोड़े होते हैं, ठीक है। कैट, बिल्ली के अंदर भी आई थिंक 19 जोड़े होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अनाज, वीट के अंदर, मटर के अंदर टोमेटो, पोटैटो, मस्कीटोज एंड कैट, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने कि किसके अंदर कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। सो हम आते हैं डिस्कस करने के लिए ह्यूमन्स के ऊपर, जहाँ पे 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये 23 पेयर होते हैं ना, ये 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे इन 23 पेयर्स के अंदर। सो आई थिंक वहाँ स्पेस की कमी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, जिनको कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। तो ऑटोसोम्स होते हैं एक तो, और दूसरे होते हैं एलोसोम्स जिनको बोलते हैं लिंग निर्धारण करने वाले।
तो दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं हमारे अंदर, एक ऑटोसोम्स एक एलोसोम्स। 22 जोड़े, देखिए 23 जोड़ों में से 22 जोड़े मेल के अंदर भी और 22 के 22 जोड़े फीमेल के अंदर भी ये सेम होते हैं। ये जो ऑटोसोम्स होते हैं, ये ऑटोसोम्स को होते कौन से हैं? XX का जोड़ा, यानी ये 22 जोड़े जो XX के होते हैं क्रोमोसोम के। देखिए दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक X और एक Y, ठीक है। तो XX का जोड़ा होता है ना, ये 22 जोड़े होते हैं इस प्रकार से। ये मेल के अंदर भी, यानी नर के अंदर भी उतने होते हैं, मादाओं के अंदर भी उतने ही होते हैं ऑटोसोम्स। अब एलोसोम्स जो होते हैं ना, जो 23वां जोड़ा होता है, वो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है। मेल के अंदर होता है ये XY का जोड़ा और फीमेल के अंदर ये भी XX का जोड़ा ही होता है। जो क्रोमोसोम्स का जोड़ा मेल एंड फीमेल के अंदर सेम होता है वो ऑटोसोम्स, एंड जो डिफरेंट होता है वो एलोसोम उसको कहा जाता है। अब फर्टिलाइजेशन जब होता है, फर्टिलाइजेशन निषेचन यानी भ्रूण का निर्माण जो होता है वो डिपेंड करता है इन क्रोमोसोम्स के ऊपर कि पेरेंट्स की तरफ से जो क्रोमोसोम बच्चे को दिए जाते हैं तो वो कौन सा है, और इन्हीं पे डिपेंड करेगा कि जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। देखिए अगर निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए मेल की तरफ से X क्रोमोसोम दिया गया और फीमेल की तरफ से तो X जाएगा ही, तो मेल की तरफ से X, फीमेल की तरफ से X क्रोमोसोम दिया गया तो बच्चा जो पैदा होगा वो क्या होगा? फीमेल होगा, लड़की होगी। अगर मेल की तरफ से Y क्रोमोसोम दिया गया और महिला की तरफ से X दिया गया तो XY का जोड़ा बनेगा और XY का जोड़ा बनेगा, इसका मतलब बच्चा जो होगा वो क्या होगा? वो होगा मेल, यानी लड़का होगा, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है जो एग्जाम के अंदर रेलवे में पूछा गया था, सो आगे भी आ सकता है कि लिंग के निर्धारण यानी सेक्स जो डिटरमाइन होता है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मम्मी रिस्पॉन्सिबल होती है, पापा, यानी मेल या फीमेल। सो जनरली हमारे समाज के अंदर औरतों को ही ठहराया जाता है इसके लिए, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत धारणा हमारी है। जो लिंग का निर्धारण होता है, सेक्स डिटरमाइन होता है, वो किसके कारण होता है? वो होता है मेल के कारण, ठीक है, यानी फादर के कारण। फादर के अंदर जो ये क्रोमोसोम है ये जाएगा तभी तो डिटरमाइन होगा, ठीक है, और ये जाएगा तो फिर ये डिटरमाइन होगा। सो वो सारा सिस्टम जो होता है वो मेल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल के पास तो ऑलरेडी XX के क्रोमोसोम ही होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, सो ये सेक्स डिटर्मिनेशन आपने सीख लिया। दो प्रकार के मैंने आपको क्रोमोसोम बताए। अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी और चाहिए नहीं है, बट एक आधी जानकारी और आपको बता देता हूँ कि ऑटोसोम्स जो होते हैं ना, इनके अंदर जो डिवीजन होता है, डिवीजन का मतलब सेल जो विभाजित होती हैं, देखो सभी प्रकार के सेल विभाजित होती रहती हैं, आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, उसका नाम आपसे पूछ सकता है। सो वो होती है माइटोसिस, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। तो माइटोसिस प्रोसेस से क्या होता है? ऑटोसोम्स के अंदर डिवीजन होता है। एलोसोम्स जो होते हैं इनके अंदर किस प्रोसेस से डिवीजन होता है? मियोसिस, जिनको हम बोलते हैं, इससे होता है, नहीं अर्धसूत्री विभाजन। सो दो डिवीजन की मेथड होते हैं, एक माइटोसिस एक मियोसिस। माइटोसिस के द्वारा कौन से क्रोमोसोम का डिवीजन होता है? ऑटोसोम का। मियोसिस के द्वारा एलोसोम्स का होता है, ठीक है। माइटोसिस वो प्रक्रिया होती है डिवीजन की जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है आगे भी, और मियोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आगे चल के अलग अलग होती है, नहीं आधी रह जाती है। नाम से दिख रहा अर्धसूत्री, आधे गुणसूत्र रह जाते हैं। उसमें समसूत्री यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान रहती है, ठीक है। सो ये हमारा था क्रोमोसोम जिसका हमने अध्ययन किया, डिस्कवरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट बात, उसके बाद ये न्यूक्लियस हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा और आज की कक्षा भी उसी के साथ हम खत्म करेंगे। इसके बाद एक कक्षा और लगानी पड़ेगी जिसमें हम सेल वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लास्ट बात क्या हमारी क्रोमोसोम्स के बारे में ही है। आपसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, या डीएनए भी बोल सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोसोम भी बोल सकता है, या डीएनए, वो क्या होती है? तो याद रखना, उसको बोलते हैं जीन। ये छोटे छोटे जीन प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के कारण सारा सब कुछ होता है। सो उसको क्रोमोसोम या डीएनए की सबसे छोटी क्या होती है? जीन, ठीक है। और जीन जो है इसको डिस्कवर किसने किया था? सो इसको डिस्कवर किया था थॉमसन ने किया था, ठीक है। और जीन का अध्ययन जिस हमारी जीव विज्ञान की ब्रांच में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेनेटिक्स।
और जेनेटिक्स जो है इसके फादर किसको कहा जाता है, तो जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है मेंडल को, ठीक है, जेनेटिक्स के फादर कहते हैं मेंडल को। और जीन्स की डिस्कवरी की थी थॉमसन ने। सो ये हमारा आज की कक्षा भी ख़त्म हुई और हमने न्यूक्लियस तक 3 पार्ट्स को पढ़ लिया। अब 5 से 7 पार्ट हमारे और रहते हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।